यस, पहले 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन बोली जा रही है, आपको उसका ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको मेन डिक्टेशन का ही ट्रांसलेट करके भेजना है। ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट। वही व्यक्ति, समाज और संस्कृति आगे बढ़ते हैं जहां शक्ति की उपासना होती है, विराम शांति का संदेश भी वहीं तक पहुंचता है जहां शक्ति की प्रबलता होती है, विराम शांति के लिए शक्ति की सात्विकता आवश्यक है, विराम अज्ञान, अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए ज्ञान और तर्क की शक्ति चाहिए, विराम दरिद्रता और हीनता पर विजय प्राप्ति के लिए भी धन शक्ति चाहिए, विराम विश्व कई तरह की शक्ति से संपन्न है, परंतु इस शक्ति से व्यक्ति, समाज और विज्ञान में पवित्रता के स्थान पर अहंकार बढ़ रहा है, विराम इसीलिए शक्ति का सात्विक होना अत्यंत आवश्यक है, विराम वास्तव में शोषण, जुल्म और प्रताड़ना से मुक्ति के लिए सभी को हर तरह से शक्तिशाली होना जरूरी है, विराम शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति को आधार देती है, विराम मानसिक शक्ति प्राण शक्ति को और प्राणी शक्ति आत्मिक शक्ति को संबल प्रदान करती है, विराम जब तीनों शक्तियां संतुलित होती हैं तो शांति का प्रकाश अंतःकरण में फैल जाता है, विराम इससे यह पता चलता है किसी को भी किसी रूप में कमजोर नहीं होना चाहिए, विराम निर्बलता भी अशांति का एक कारण है, विराम मेन डिक्टेशन स्टार्ट। राजभाषा का अर्थ होता है राज्य के कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा, विराम किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य में सुचारू कामकाज के लिए राजभाषा का निर्धारण किया जाता है, विराम भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित जितने विस्तृत उपबंध निर्दिष्ट किए गए हैं उतने शायद बहुत कम संविधानों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि अधिकांश देशों में संपूर्ण जनता के लिए या एक बहुत बड़े वर्ग के लोगों के लिए भाषा एक ही होती है, विराम उसी भाषा का प्रयोग वे अपनी सभी कार्यवाहियों में करते हैं, इसलिए संवैधानिक विधि में राजभाषा का उल्लेख उन देशों के लिए आवश्यक नहीं होता, विराम परंतु जिस देश में 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वहां इन भाषाओं के प्रयोग के परिणाम स्वरूप उठने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए ही संविधान में विशेष उपबंधों का निर्माण आवश्यक हो गया है, विराम इन्हीं समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए भारतीय संविधान में एक संपूर्ण अध्याय में ही राजभाषा को वर्णित किया गया, विराम पैरा संविधान निर्माण के समय जब संविधान सभा में राजभाषा के विषय पर विचार विमर्श हुआ तब सदन भाषा विषयक भावनाओं से उद्वेलित हो गया, विराम इस विषय पर बहुत
लंबा वाद विवाद हुआ विराम। लंबे वाद विवाद के बाद संविधान सभा को एक समन्वित सूत्र मिला और संविधान निर्माताओं ने इसी सूत्र के आधार पर राजभाषा से संबद्ध उपबंधों का निर्माण किया विराम पैरा। संविधान निर्माताओं द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि हिंदी संघ की भाषा है और इसकी लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संघ के शासकीय प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होगा विराम। संविधान निर्माताओं द्वारा गणतंत्रता की घोषणा के बाद के आरंभिक 15 वर्षों में कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की व्यवस्था की गई थी, किंतु बाद में अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि बढ़ा दी गई और उसका प्रयोग वर्तमान समय तक हो रहा है विराम। 1963 ईस्वी में पारित राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सभी सरकारी कार्यों एवं संसद की कार्यवाहियों के लिए जारी रहेगा विराम। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था दी गई कि जिस राज्य द्वारा हिंदी भाषा को सरकारी कार्यों के लिए नहीं अपनाया गया है उस राज्य का आपसी पत्र व्यवहार अंग्रेजी में ही किया जाएगा विराम। इन राज्यों को संघ से या उस राज्य से जिसने कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए हिंदी भाषा को अपनाया है हिंदी में आपसी पत्र व्यवहार पर कोई प्रतिबंध नहीं है विराम। इन सबके अतिरिक्त इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था दी गई है कि कुछ विशेष कार्यों यथा प्रस्ताव, सामान्य आदेश, अधिसूचना, नियम, प्रेस विज्ञप्ति, प्रशासकीय रिपोर्ट, लाइसेंस, परमिट एवं समझौते इत्यादि में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य होगा विराम पैरा। भारत के न्यायालयों में भाषाओं के उपयोग के संबंध में यह व्यवस्था दी गई थी कि आरंभिक 15 वर्षों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा और साथ ही अनुच्छेद 384 में यह उपबंध कर दिया गया कि यदि संसद सर्वसम्मति से यह निर्णय कर ले कि आगे भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे तो उसका उपयोग आगे भी किया जाता रहेगा और उसी व्यवस्था के अंतर्गत अभी भी न्यायालयों में अधिकांशतः अंग्रेजी का ही प्रयोग हो रहा है विराम पैरा। भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुए संविधान में कुछ विशेष उपबंध निर्दिष्ट किए गए हैं विराम। संविधान के अनुच्छेद 350 में वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को संघ अथवा राज्य के किसी अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए संघ में अथवा राज्य में प्रयुक्त की जाने वाली किसी भी भाषा में आवेदन पत्र देने का अधिकार है विराम। वैसे संविधान में हिंदी भाषा के प्रयोग पर कुछ विशेष बल दिया गया है अर्थात हिंदी भाषा के विकास और अभिवृद्धि के लिए भी निर्देश दिया गया है ताकि यह भाषा भारत की समन्वित संस्कृति की अभिव्यक्ति
का माध्यम बन सके विराम। परंतु इस भाषा की अभिवृद्धि के लिए सर्वप्रथम संस्कृत भाषा तत्पश्चात अन्य भाषाओं में प्रचलित शब्दों को ग्राह्य बनाना होगा विराम। संविधान के अनुच्छेद 347 में भी भाषा संबंधी एक उपबंध वर्णित है विराम। इसके अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकांश भाग यह मांग करता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को संबद्ध राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाए, तो राष्ट्रपति उस राज्य को यह निर्देश देगा कि उस भाषा को संबंधित राज्य में या किसी क्षेत्र विशेष में शासकीय मान्यता प्रदान करे विराम पैरा। यह भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश का दुर्भाग्य ही है कि देश में सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली भाषा हिंदी को अभी भी द्वितीय राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया है विराम। स्वाधीनता प्राप्ति के तत्काल बाद कोई भी राष्ट्र अपने विकास के लिए सर्वप्रथम अपने देश की राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा के रूप में स्थापित करता है विराम। किंतु अपनी स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती पूर्ण कर लेने के बाद भी भारत ने ऐसा नहीं किया विराम। यहाँ के राजनेता व विधि विशेषज्ञ अंग्रेजियत के रंग में डूबे हुए हैं और उन्होंने क्षेत्रीय समस्याओं भाषाओं के आधार पर को आधार बनाकर अंग्रेजी को प्रथम राजभाषा के रूप में स्थापित रखने की कोशिश की विराम पैरा। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों तथा पश्चिम बंगाल द्वारा हमेशा से हिंदी का विरोध किया जाता रहा है और इसी को आधार बनाकर अंग्रेजी को अभी तक प्रमुख राजभाषा के रूप में बनाए रखा गया है विराम। इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि भारत में हिंदी का उपयोग करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 43% है, जबकि अंग्रेजी का उपयोग करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का मात्र 3% है विराम। हिंदी का विरोध करने वाले प्रमुख राज्यों की भाषाओं तमिल और बांग्ला की भी कुल प्रतिशतता 14.7 है। 7.4% बांग्ला और 7% तमिल विराम। फिर जब संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, संथाली, मैथिली तथा डोगरी को स्थान दे दिया गया है, तब इनमें से जिस भाषा का सर्वाधिक लोग उपयोग करते हैं उसे ही तो राजभाषा बनाई जानी चाहिए विराम। किंतु हमारे देश में राजभाषा के रूप में प्रमुखता वरीयता प्रदान की गई है विदेशी भाषा को, और वह भी उनकी राजभाषा को जिन्होंने हमें लगभग 200 वर्षों तक शोषणपूर्ण नीतियों से शासित किया विराम। अंग्रेजों ने तो अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में इसलिए स्थापित किया था ताकि भारत की अशिक्षित जनसंख्या उनकी दोषपूर्ण नीतियों को समझ न सके और शासन के सर्वोच्च पदों पर अंग्रेजों
को ही स्थापित किया जा सके, विराम पैरा। संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह व्यवस्था दी थी कि संविधान लागू होने के बाद के 15 वर्षों में भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि अंग्रेजी को राजभाषा से हटाया जा सकेगा और उसकी जगह हिंदी को स्थापित किया जा सकेगा, विराम।